यह एक ऐसी डिजास्टर मूवी की कहानी है जिसने कभी पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। माया सभ्यता की पुरानी मान्यताओं के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली थी। कहा जाता था कि उस दिन अंधेरा छा जाएगा और अगली सुबह कभी नहीं आएगी। इसी डर को आधार बनाकर हॉलीवुड ने फिल्म 2012 बनाई, जिसमें भविष्यवाणियों से जुड़े कई खौफनाक सीन दिखाए गए। हालांकि नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ कहा कि ये सब सिर्फ फिक्शन है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। 2012 दुनिया भर में लगातार भूकंप आने लगते हैं, जमीन अचानक फटने लगती है, लगने लगता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर माइक अपने 2 बच्चों के साथ एक रॉयल पार्क घूमने जाता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा हैरान कर देने वाला होता है। झील पूरी तरह सूख चुकी होती है और चारों तरफ जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं। रात में बच्चों के सो जाने के बाद माइक की मुलाकात एक डूम्सडे बिलीवर चार्ली से होती है। चार्ली पूरे जोश में बताता है कि माया भविष्यवाणी बिल्कुल सच है और सरकारें चुपचाप नोआज आर्क जैसी विशाल नावें बना रही हैं। वो यहाँ तक कहता है कि उसके पास आर्क की लोकेशन की जानकारी है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए टिकट चाहिए। माइक मजाक में पूछता है, तो तुमने टिकट क्यों नहीं खरीदी? चार्ली जवाब देता है, एक टिकट की कीमत है 1 बिलियन यूरो। ये हम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं। चार्ली की हालत देखकर माइक उसे एक सनकी समझकर नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन माइक की एक्स वाइफ अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ सुपरमार्केट में होती है, तभी अचानक जमीन फट जाती है। उधर वर्ल्ड लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो जाती है। टॉम बताता है कि धरती का तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इंसानियत के पास अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत इवैक्यूएशन शुरू करने का आदेश देता है। इसी दौरान अरबपति यूरी को बोर्डिंग का मैसेज मिल जाता है। उधर माइक अपने बच्चों को एक्स वाइफ के घर छोड़ ही रहा होता है कि यूरी का फोन आता है। वो माइक को आदेश देता है कि वो उसके दोनों बेटों को लेकर तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन बोर्डिंग से पहले दोनों बिगड़े बच्चे माइक का मजाक उड़ाते हैं। हमारे पास टिकट है, हम जायंट शिप में बैठेंगे, हम बच जाएंगे और तुम मर जाओगे। ये सुनते ही माइक को पिछली रात चार्ली की बात याद आ जाती है। सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि जमीन जोर से कांपने लगती है और एक विशाल दरार खुल जाती है। अब माइक को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो तुरंत एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब पहुंचता है और अपनी पुश्तैनी घड़ी गिरवी रखकर एक प्लेन और पायलट किराए पर लेता है। वो पागलों की तरह एक्स वाइफ के घर की ओर उड़ता है। टीवी पर नेता जनता को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल भयानक भूकंप शुरू हो जाता है। सब लोग टेबल के नीचे छिप जाते हैं। इसी बीच माइक वहां पहुंच जाता है। उसकी एक्स वाइफ इसे सामान्य भूकंप समझती है, लेकिन माइक चीख चिल्लाकर सबको बाहर भागने को कहता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, पूरी इमारत पल भर में ढह जाती है। चारों तरफ मलबा ही मलबा। माइक पूरा एक्सेलरेटर दबा देता है और यहीं से शुरू होती है एक परिवार की एंड ऑफ द वर्ल्ड से बचने की खतरनाक दौड़। इसी अफरा तफरी में 2 आंटियां आराम से गाड़ी चला रही होती हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि अंडे टूट न जाए। माइक जैसे तैसे गाड़ी मोड़कर आगे निकलता है, लेकिन तभी सड़क अचानक ऊपर उठती है और दोनों आंटियां उसी पल हादसे का शिकार हो जाती हैं। अब शुरू होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड में फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन। माइक अपनी बेहतरीन ड्राइविंग और मेन कैरेक्टर लक के दम पर पूरे परिवार को सुरक्षित फ्लाइंग क्लब तक पहुंचा देता है, लेकिन यहाँ एक और झटका इंतजार कर रहा होता है। पायलट की मौत हो चुकी होती है। कोई और रास्ता न देखकर केविन को याद आता है कि उसने कभी कुछ फ्लाइंग लेसन्स लिए थे। डरते डरते वो कॉकपिट में बैठता है। उधर पूरा शहर लगातार जमीन में धंसता जा रहा होता है और तबाही एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही होती है। माइक कंट्रोल आगे धकेल देता है और विमान तेजी से दौड़ पड़ता है। जैसे ही प्लेन शहर के ऊपर से उड़ता है, नीचे का नजारा किसी लिविंग हेल से कम नहीं होता। भयानक भूकंप के चलते धरती की प्लेटें टूट चुकी होती हैं और पूरा कैलिफोर्निया धीरे धीरे समुद्र में समा रहा होता है। बच्चे ये सब देखकर डर से सहम जाते हैं। माइक साफ कह देता है, दुनिया अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। अगर जिंदा बचना है तो उन्हें रॉयल पार्क जाकर चार्ली को ढूंढना होगा, क्योंकि उसी के पास गवर्नमेंट मेड नोआज आर्क का नक्शा है। जल्द ही परिवार पार्क पहुंचता है। माइक पत्नी को गाड़ी में फ्यूल भरने भेजता है और छोटी बेटी को साथ लेकर चार्ली की वैन तक पहुंचता है, लेकिन चार्ली वहां नहीं होता। वो पार्क की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा डॉट एपोकलिप्स से पहले की अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। माइक गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, मैप कहाँ है? चार्ली बताता है कि नक्शा वैन में ही है। उसी पल आसमान में पक्षियों का झुंड बिखरने लगता है। ये अगले डिजास्टर का साफ संकेत होता है। माइक तुरंत बेटी को लेकर वैन भगाता है। अचानक जबरदस्त धमाका होता है। किसी तरह वो पत्नी से दोबारा मिल जाते हैं। माइक फिर से वैन में जाकर नक्शा ढूंढने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही नक्शा हाथ लगता है, वैन गहरी खाई में गिर जाती है। किस्मत से माइक नीचे नहीं गिरता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ता है और जान बचाकर विमान की ओर दौड़ता है। एक्स वाइफ की मदद से वो आखिरकार प्लेन में चढ़ पाता है। परिवार एक बार फिर मौत को छूकर बच जाता है। जब माइक नक्शा खोलता है तो सच्चाई सामने आती है। नोआज आर्क चीन में है।
उन्हें अब जहाज तक पहुंचना होगा। उधर न्यूयॉर्क अभी पूरी तरह तबाह नहीं हुआ होता। राष्ट्रपति देश में रुकने का फैसला करता है और पूरे देश को सच्चाई बताने के लिए लाइव एड्रेस शुरू करता है, लेकिन बात पूरी भी नहीं हो पाती कि तबाही टूट पड़ती है। इधर माइक का परिवार एयरपोर्ट लाउंज में टीवी स्क्रीन को अचानक बंद होते देखता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता और पूरे एयरपोर्ट में पैनिक फैल जाता है। इसी दौरान माइक की मुलाकात अपने बॉस यूरी से होती है। यूरी के पास प्राइवेट जेट होती है, लेकिन एक को पायलट की कमी होती है। ऐसे में केविन को ही काम चलाना पड़ता है। सब तैयारियां पूरी होती हैं और विमान सुरक्षित उड़ान भर लेता है। उनका डेस्टिनेशन होता है तिब्बत, लेकिन हवाई पहुंचने पर पता चलता है कि वहां पहले ही आग और लावा सब कुछ तबाह कर चुका है। अब फ्यूल सिर्फ साउथ चाइना सी तक का ही बचा होता है। मजबूरी में उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लेना पड़ता है। बच्चों को सेफ्टी सूट्स पहनाए जाते हैं, लेकिन जब वे साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। समंदर अब समंदर नहीं रहा, वहां बर्फीले पहाड़ खड़े होते हैं। असल में धरती की प्लेट्स पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी होती है। अब लैंडिंग सिर्फ ग्लेशियर्स पर ही मुमकिन होती है, जो समुद्र से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार वो एक रिस्की प्लेन बनाते हैं। जैसे ही प्लेन फिसलेगा, गाड़ी लेकर सीधे बाहर निकलेंगे। किसी तरह सब जमीन पर सुरक्षित उतर जाते हैं, हालांकि पायलट की जान नहीं बच पाती। किस्मत से उन्हें रास्ते में एक ट्रक दिख जाता है। माइक पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है। ट्रक रुकता है। ड्राइवर बताता है कि वो भी नोआज आर्क की तरफ ही जा रहा है। दरअसल आर्क बनाते वक्त कुछ इंजीनियरों ने अपने परिवारों को बचाने के लिए सीक्रेट रास्ता रखा था, एक्स वाइफ की गुहार पर। तो माइक के परिवार को भी साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। इसी बीच दुनिया भर के बड़े नेता और खास लोग पहले ही आर्क पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जब टॉम कमांड सेंटर आता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो तुरंत सैटेलाइट चेक करवाता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है अब मेगा सुनामी तेजी से बढ़ रही है। गिनती शुरू होती है। अब उनके पास सिर्फ 68 मिनट बचे हैं। यही है तिब्बत, और अब यही पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन चुका है। जैसे जैसे प्रलय करीब आती है, यही जगह इंसानियत की अंतिम शरण बनती है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए अलग अलग देशों की सरकारें मिलकर नोआस आर्क तैयार कर चुकी हैं। कहा जाता है कि प्रलय से बचने की कीमत सिर्फ एक टिकट है, लेकिन हकीकत ये है कि ये टिकट आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए है। इस वक्त जिनके पास टिकट है वो सब बेसब्री से बोर्डिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी दौरान यूरी देखता है कि आर्क का दरवाजा बंद होने वाला है। घबराकर वो एक गार्ड को चकमा देता है और बाकी अमीरों के साथ आर्क की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आर्क धीरे धीरे डॉक से दूर हटने लगता है। जो लोग बाहर रह जाते हैं उनमें भगदड़ मच जाती है। कई लोग धक्का मुक्की में खाई में गिर जाते हैं। यूरी किसी तरह दोनों बच्चों को लेकर नीचे डेक में छिप जाता है। उधर लोगों की चीख पुकार के बीच माइक का परिवार इंजीनियर की मदद से एक सीक्रेट टनल से आर्क के अंदर पहुंच जाता है। ये सब यूरी अपनी आंखों से देखता है, और जिसे वो पीछे छोड़ चुका था वो जाते जाते उसे एक ताना मारती हुई मुस्कान दे देती है। अब सुनामी आने में सिर्फ 14 मिनट बचे होते हैं। आर्क के अंदर लोग बाहर की तबाही स्क्रीन पर देखकर कांप उठते हैं। यहीं टॉम सभी देशों के नेताओं से गुहार लगाता है, दरवाजे खोलो, अगर इंसानियत नहीं बची तो सभ्यता बचाने का क्या मतलब। काफी बहस के बाद आखिरकार नेता फैसला लेते हैं, चाहे अपनी जान का खतरा क्यों न हो, और लोगों को बचाया जाएगा। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, बाहर खड़े लोगों को जिंदगी की एक किरण दिखती है। भीड़ सैलाब की तरह आंख में घुसने लगती है, लेकिन यूरी और बच्चे अभी भी नीचे फंसे होते हैं। वो इंतजार करता है कि सब अंदर चले जाएं, फिर ऊपर जाएगा, पर वक्त साथ नहीं देता। दरवाजा बंद होने ही वाला होता है। आखिरी पल में यूरी पूरी ताकत से दोनों बच्चों को ऊपर डेक पर उछाल देता है और खुद गहरी खाई में गिर जाता है। उसी समय एवरेस्ट तक पानी पहुंच चुका होता है। एक बूढ़ा साधु शांति से घंटी बजाता है और अगले ही पल सुनामी उसे निगल लेती है। हजारों मीटर ऊंची लहरें आग की तरफ बढ़ती हैं। कैप्टन सबको नीचे झुकने का आदेश देता है, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आती है। आग का दरवाजा बंद ही नहीं हो पा रहा होता। असल में जब माइक और बाकी लोग अंदर आए थे तभी दरवाजा अचानक बंद होने लगा था। इंजीनियर बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी रस्सी हाइड्रोलिक गियर्स में फंस गई थी। इसी वजह से सिस्टम जाम हो जाता है। कमांड सेंटर को सब दिख जाता है, लेकिन अब कुछ करने का वक्त नहीं बचा होता। दूर से एक मेगा सुनामी आर्क की ओर बढ़ रही होती है। सब बस दुआ करते हैं कि आर्क पहला झटका सह जाए। पहली लहर टकराती है। भारी मात्रा में पानी अंदर भर जाता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है। दूसरी लहर और भी भयानक होती है। हजारों मीटर ऊंची पानी की दीवार के साथ एयरफोर्स 1 भी बहता हुआ आर्क की तरफ आ रहा होता है। आर्क मजबूत होता है, आखिर चाइनीज इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी वो बह जाता है। इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता और सामने बर्फीले पहाड़ खड़े होते हैं।
अगर आर्क पीछे नहीं गया तो टकराना तय है और सबका अंत। इसी वक्त टॉम माइक को ढूंढता है। वो बताता है कि अगर गियर्स में फंसा सामान नहीं निकाला गया तो हजारों लोग मर जाएंगे। माइक बिना सोचे हामी भर देता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो पूरा हिस्सा पानी से भरा होता है। रस्सी गियर्स में बुरी तरह फंसी होती है। तभी उसका बेटा भी वहां पहुंच जाता है और टॉर्च से रास्ता रोशन करता है। अब सिर्फ 400 मीटर की दूरी बची होती है और आग पहाड़ से टकराने वाला होता है। लोगों की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन आखिरी पल में माइक पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच निकालता है। दरवाजा बंद होता है। कैप्टन इंजन स्टार्ट करने का आदेश देता है। आग पूरी रफ्तार से पीछे हटता है और टकराव टल जाता है। पूरा जहाज राहत की सांस लेता है। लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं। कुछ महीने बाद आग के दरवाजे दोबारा खुलते हैं। लोग बाहर आते हैं। सैटेलाइट डेटा बताता है कि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि पानी उम्मीद से तेजी से उतर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, अब हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत नहीं रहा, अब सबसे ऊंची चोटी बन चुकी है। अफ्रीका की ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। तबाही के बाद अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट ऊपर उठ चुकी होती है और यहीं से इंसानियत एक नई जमीन पर नई सभ्यता की शुरुआत करती है।